आज हम राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोतों में साहित्यिक स्रोत, इससे पहले हमने पुरातात्विक स्रोत और पुरालेखी स्रोतों को समझा था। आज हम साहित्यिक स्रोत को विस्तार से समझेंगे कि साहित्य के माध्यम से भी राजस्थान के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोतों में हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से साहित्यकार हुए, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की और उनसे किन किन राजाओं के बारे में पता चलता है। तो साहित्यिक स्रोत संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य जिसमें ख्यात साहित्य, ख्यातों में मुंडियार की ख्यात, नेडसी की ख्यात, लेखक के रूप में नेडसी और अबुल फजल, बाकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज की ख्यात और राजस्थानी भाषा के अन्य ऐतिहासिक साहित्य, इन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो पहला है साहित्यिक स्रोत में संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य में वो कौन कौन से लेखक हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है, उनको देखेंगे। नंबर 1 है जयनायक। जयनायक की रचना है पृथ्वीराज विजय। जयनायक की रचना है पृथ्वीराज विजय। इस रचना में जयनायक ने पृथ्वीराज चौहान वंश के शासकों के बारे की विजयों का वर्णन किया है। इसके बाद है कुंभा, महाकुंभा, जिन्होंने रचना है नृत्य कोश। नृत्य कोश, नृत्यों का उल्लेख किया गया है, इसमें विभिन्न प्रकार के नृत्यों का उल्लेख मिलता है नृत्य कोश में। यह कुंभा की रचना है। नंबर 3 मंडन। मंडन राजवल्लभ, मंडन की रचना क्या है? राजवल्लभ, जिन्होंने इस रचना में नगर निर्माण कला के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। इसके बाद है नंबर 4 सदाशिव। जो सदाशिव की रचना कौन सी है? राजविनोद। राजविनोद जो कि बीकानेर वासियों का जिसमें विस्तृत रूप से वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद रघुनाथ। रघुनाथ जगत सिंह काव्य है इनकी रचना। रघुनाथ ने कौन सा रचना की है? जगत सिंह काव्य, जिसमें महाराणा जगत सिंह की उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट, इनकी रचना है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली, जिसमें बापा से लेकर राणा राज सिंह का वर्णन किया गया है। तो रणछोड़ भट्ट ने कौन सी रचना की? अमर काव्य वंशावली। बापा से लेकर राणा राज सिंह का वर्णन देखने को मिलता है। सदाशिव की रचना है राज रत्नाकर। सदाशिव ने किसकी रचना की है? राज रत्नाकर, जिसमें महाराणा राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। जगजीवन भट्ट, अन्य जो है साहित्यकार वो है जगजीवन भट्ट, जिनकी रचना का नाम है अजीतोदय। अजीतोदय, जिसमें मारवाड़ के इतिहास का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। फिर इसके बाद नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी, जिनकी रचना का नाम है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, जिसमें चौहानों की वंशावली व मुस्लिम आक्रमणों का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये जो विभिन्न विद्वान हैं, संस्कृत साहित्य के जो विद्वान हैं, उन्होंने अपनी इन रचनाओं के माध्यम से राजस्थानी इतिहास पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालने का प्रयास किया है। कौन कौन थे? जयनायक, कुंभा, मंडन, सदाशिव, रघुनाथ, रणछोड़ भट्ट, सदाशिव और जगजीवन भट्ट और नयनचंद्र सूरी। रचनाएं थी पृथ्वीराज विजय, नृत्य कोश, राजवल्लभ, राजविनोद, जगत सिंह काव्य, अमर काव्य वंशावली, राज रत्नाकर, अजीतोदय और हमीर महाकाव्य। इसके बाद जो दूसरा जो साहित्य है वो राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी के साहित्य के माध्यम से भी राजस्थान की पर्याप्त जानकारी मिलती है। राजस्थानी भाषा का साहित्य
प्राचीन एवं समृद्ध है और 9वीं शताब्दी से ही राजस्थानी भाषा की रचनाएं उपलब्ध होती हैं। 9वीं शताब्दी से, जिसमें रासो सबसे अधिक लोकप्रिय, रासो काव्य सबसे अधिक लोकप्रिय राजस्थानी भाषा में। रासो साहित्य के अंतर्गत बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और क्याम खां रासो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रासो साहित्य से हमें तत्कालीन राजपूत राजाओं के बारे में सामाजिक, धार्मिक दशा एवं आर्थिक और राजनीतिक दशा का भी जानकारी प्राप्त होती है रासो काव्य से, जिसकी जो 9वीं शताब्दी से ही ये राजस्थानी भाषा की रचनाएं उपलब्ध होती हैं। इसमें जो राजस्थानी साहित्य है वो राजस्थानी गद्य के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जैसे ख्यात, बात, वंशावली, पीड़ियावली, पट्टावली, विगत, हकीकत, हाल, बात, वचनिका आदि। ख्यात इतिहास को बात किसी भी व्यक्ति या जाति के बारे में बात में जो है, जो ख्यात है वो क्या है। अब ये जो गद्य के अनेक रूप है राजस्थान के, वो इसमें ये ख्यात, बात, वंशावली, पीड़ियावली, पट्टावली, विगत, हकीकत, दास, वचनिका। तो बात जो ख्यात है, इतिहास को ही ख्यात कहते हैं। बात किसी व्यक्ति या जाति का वर्णन बातों के माध्यम से। पट्टावली जागीरदारों के पट्टे या उनका विवरण। और हकीकत और हाल किसी घटना या प्रसंग का वर्णन। बाकी वंशावली, पीड़ियावली ये वंश और पीढ़ी के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। तो ये गद्य के रूप हमने देख लिए। और राजस्थानी साहित्य में रासो काव्य, रासो काव्य में हमने देखा बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, क्याम खां रासो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है ख्यात साहित्य। ख्यात साहित्य कई व्यक्तियों ने स्वतंत्र रूप से कई ख्यातें लिखी, जिसमें दयालदास की ख्यात, नैणसी ख्यात और बांकीदास, दयालदास, नैणसी और बांकीदास प्रमुख रूप से इनका नाम आता है। ख्यात साहित्य मध्यकालीन एवं आधुनिक राजस्थान के विशुद्ध इतिहास के निर्माण में ख्यात साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश राजा अपने राजा का यशोगान करते थे। इससे तात्पर्य ये जो राजा के दरबार में ये जो साहित्यकार होते थे, तो उनकी घटनाओं के बारे में बढ़ चढ़कर उनका वर्णन करते थे, और जिससे कि राजा प्रसन्न रहते थे, राजा उनको आश्रय देते थे। और ये इनकी साहित्य के माध्यम से उन राजाओं के बारे में विस्तृत रूप से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए मुंडियार की ख्यात, इस ख्यात को राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मुंडियार की ख्यात को? राठौड़ों की ख्यात। विद्वानों के अनुसार यह ख्यात संभवतः जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के समय में लिखी गई। इसमें मारवाड़ के राठौड़ शासकों का राव सिंहा से लेकर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु तक का वर्णन दिया गया है। तो राव सिंहा से लेकर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु तक का वर्णन इस मुंडियार की ख्यात में देखने को मिलता है। और मुंडियार की ख्यात को राठौड़ों की ख्यात भी कहते हैं। नैणसी की ख्यात, नैणसी के पिता जयमल को जोधपुर नरेश गज सिंह ने देश दीवान के पद पर नियुक्त किया था, और युवावस्था में नैणसी को भी राज सेवा में ले लिया गया। उनकी सेवा का उल्लेख महाराजा गज सिंह के काल में मिलता है। महाराजा गज सिंह हुए, उनके काल में भी नैणसी का उल्लेख मिलता है। महाराजा जसवंत सिंह ने नैणसी की वीरता और राजनीति चातुर्यता को देखते हुए उनकी योग्यता से प्रसन्न होकर मियां फरसाद के स्थान पर उसे अपना दीवान नियुक्त कर दिया था। तो नैणसी की ख्यात के बाद है लेखक के रूप में नैणसी। अब लेखक के रूप में नैणसी का क्या स्वरूप था, मतलब किस प्रकार की लेखन कला थी, उसको देखें। नैणसी ने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं,
दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं नैणसी के। नंबर 1 है मुहता नैणसी विख्यात और दूसरा है मारवाड़ा परगना री बिगड़। पहली है मुहता नैणसी विख्यात और मारवाड़ा परगना री बिगड़। मुहता नैणसी अधिक प्रसिद्ध है। आचार्य बद्री प्रसाद सांकरिया ने नैणसी की ख्यात की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई हैं। जो सांकरिया है बद्री प्रसाद, आचार्य बद्री प्रसाद सांकरिया है, वो क्या है नैणसी की ख्यात की निम्नलिखित विशेषताएं बताते हैं। जैसे नंबर 1, नैणसी की ख्यात की भाषा सबसे अधिक सशक्त विकसित मारवाड़ी भाषा है। मतलब मारवाड़ी भाषा इनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता। दूसरी है सांस्कृतिक दृष्टि से नैणसी की ख्यात अत्यंत महत्वपूर्ण है। और तीसरा है पीढ़ियों का बृहद संकलन नैणसी के ख्यात में देखने को मिलता है, ऐसा वर्णन करते हैं आचार्य बद्री प्रसाद सांकरिया। तो ये 3 विशेषता रहती हैं। पहला तो है कि उसमें मारवाड़ी भाषा सशक्त रूप से प्रयोग की गई है, सांस्कृतिक वर्णन देखने को मिलता है और इसका पीढ़ियों का बृहद संकलन भी देखने को मिलता है। इसके बाद नैणसी और अबुल फजल। अब नैणसी और अबुल फजल की तुलना नैणसी के अबुल फजल से क्यों की गई है कि दोनों की तुलना इसलिए की गई है कि दोनों ही अपने जो राजा की कृपा उनके ऊपर बनी रही, दोनों ही विद्वान थे। लेकिन एक नकारात्मक रूप ये भी देखने को मिलता है कि अकारण ही ये दोनों अपने राजा के क्रोध के शिकार हुए और इनको मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे कि अबुल फजल को अकबर के पुत्र सलीम ने मृत्युदंड दे दिया, उसको उसका वध करवा दिया। ऐसे ही नैणसी भी इसी दशा को प्राप्त होते हैं। तो मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल कहा है, जो दोनों ही महान विद्वान थे और दोनों ही कोप का शिकार हुए अपने स्वामी के, और दोनों के व्यक्तित्व जीवन में समानताएं थी। इसके बाद बांकी दास की ख्यात राजस्थानी गद्य में लिखी गई है। राजस्थानी गद्य में नैणसी की भांति बांकी दास की ख्यात बातों का संग्रह है, मतलब जो वार्तालाप, और ख्यात में लगभग 2000 बातों का संग्रह मिलता है देखने को। बांकी दास ने राजस्थान के प्रमुख पर्व त्योहारों का वर्णन किया है। ओझा जी ने लिखा है कि बांकी दास की ख्यात इतिहास का खजाना है। तो ओझा बांकी दास की ख्यातों से प्रभावित होकर लिखते हैं कि जो बांकी दास की ख्यात है वो राजस्थानी इतिहास या साहित्य का एक तरह से खजाना है। दयाल दास की ख्यात दयाल दास सेनाचर बीका नरेश रतन सिंह के विश्वस्त दरबारी थे। महाराजा के आदेश पर ख्यात लिखी उन्होंने, और दयाल दास की ख्यात 2 खंडों में मिलती है। इसके 2 खंड हैं दयाल दास की ख्यात के। प्रथम खंड में बीकानेर के राठौड़ों का प्रारंभ से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्य अभिषेक का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में राव बीका से लेकर बीकानेर नरेश महाराजा सरदार सिंह, बीकानेर नरेश राजा सरदार सिंह के राज्य अभिषेक तक का वर्णन किया गया है। इसके बाद जोधपुर राज्य की ख्यात। यह ख्यात भी 2 खंडों में है। इसमें राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा मान सिंह के राज्य काल तक का विवरण मिलता है, और यह ख्यात महाराजा मान सिंह के शासन काल में लिखी गई। अन्य ख्यातों में कविराज की ख्यात और बीकानेर राठौड़ों की ख्यात भी प्रमुख है। मतलब इन ख्यातों के अतिरिक्त जो अन्य ख्यात है उसमें कविराज की ख्यात और बीकानेर राठौड़ों की ख्यात भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है राजस्थान की जानकारी उपलब्ध कराने में। इसके बाद राजस्थानी भाषा के अन्य ऐतिहासिक साहित्य। तो राजस्थानी भाषा में हजारों की संख्या में ऐतिहासिक वार्ताएं एवं वचनिकाएं लिखी गई हैं। वार्ताओं और वचनिकाओं में राजस्थानी संस्कृति का अनूठा रूप चित्रित किया गया है। सबसे इसमें कौन कौन से रूप हैं? सबसे प्राचीन वचनिका चारण शिवदास की बनाई हुई है।
अचलदास खींची री वचनिका। तो जो मतलब राजस्थान संस्कृति की अनुपम छटा देखने को मिलती है। और सबसे प्राचीन वचनिका चारण शिवदास की बनाई हुई अचलदास खींचीरी वचनिका, और दूसरी है खिड़िया शाखा के चारण जग्गा की बनाई हुई राव रतन महेश दासौत की वचनिका। महेश दासौत की वचनिका खिड़िया शाखा के चारण जग्गा की बनाई हुई है राव रतन महेश दासौत की वचनिका। तो आज हमने इस वीडियो में राजस्थान के इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने वाले साहित्यिक स्रोतों को विस्तार से समझा, जिसमें साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने उस संस्कृत साहित्य के विद्वान जिन्होंने अपने रचनाओं से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है, जिसमें हमने देखा जयनायक, कुंभा, मंडल, सदाशिव, रघुनाथ, रणछोड़ भट्ट, सदाशिव, जगजीवन भट्ट और नयनचंद सूरी। इनकी रचनाएं थी पृथ्वीराज विजय, कुंभा की नृत्यकोश, मंडल की राजवल्लभ, सदाशिव की राज विनोद, रघुनाथ की जगत सिंह काव्य, रणछोड़ भट्ट की अमरकाल वंशावली, सदाशिव की राज रत्नाकर और जगजीवन भट्ट की अजीतोदय और नयनचंद सूरी की हमीर महाकाव्य। इसके बाद राजस्थानी साहित्य में हमने देखा कि 9वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा की रचनाएं उपलब्ध होती हैं, जिसमें सबसे अधिक रासो साहित्य अपना विशेष स्थान रखता है, जिसमें बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और प्यानखा रासो प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इसके बाद राजस्थानी गद्य के अन्य रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें ख्यात, बात, वंशावली, पीड़ियावली, पट्टावली, जुगत, हकीकत, हाल, बात, वचनिका आदि। ख्यात इतिहास, जो ख्यात है वो इतिहास से मतलब तात्पर्य है। और ख्यात साहित्य में दयालदास, नैणसी और बांकीदास प्रमुख हैं। मुड़ियार की ख्यात, ये मुड़ियार की जो ख्यात है इसे राठौरों की ख्यात भी कहते हैं। नैणसी की ख्यात, ये नैणसी के पिता जयमल को जोधपुर नरेश दत्त सिंह ने अपनी देश दीवान के पद पर उनको नियुक्त किया। बाद में नैणसी को भी उन्हें अपनी सेवा में ले लिया गया, उनके कार्यों और वीरता को देखते हुए। लेखक के रूप में नैणसी, तो नैणसी ने 2 जो उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, मोहता नैणसी की ख्यात और मारवाड़ा परगनावी बिगड़। इसके बाद नैणसी और अबुल फजल, इनकी दोनों का जो तुलना की गई है वो इस आधार पर कि दोनों ही विद्वान, दोनों ही मतलब अपनी कार्यकुशलता के कारण राजा की कृपा के पात्र, और दोनों ही राजा के कोप का भाजन भी बनते हैं और दोनों को मृत्युदंड भी प्राप्त होता है। तो ये इनका वैसे इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन परिस्थितियों के कारण। बांकीदास की ख्यात, इसके बाद हमने देखा बांकीदास की ख्यात। बांकीदास की ख्यात राजस्थानी गद्य में लिखी गई है और नैणसी की भांति बांकीदास की ख्यात बातों का संग्रह है। ख्यात में लगभग 2000 बातों का संग्रह मिलता है। दयालदास की ख्यात, दयालदास शनाचय, जिनका पूरा नाम बीकानेर रतन सिंह के विश्व दरबारी थे। जोधपुर राज की ख्यात, यह ख्यात भी 2 खंडों में, इसमें राठौरों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा मानसिंह के राज्यकाल तक का विवरण मिलता है, और यह ख्यात महाराजा मानसिंह के शासनकाल में लिखी गई। अन्य ख्यातों में कविराजा की ख्यात, बीकानेर राठौर की ख्यात और प्रमुख। राजस्थानी भाषा के अन्य ऐतिहासिक साहित्य हैं। राजस्थानी भाषा में हजारों संख्या में ऐतिहासिक वार्ताएं वचनिकाएं लिखी गई है, जिसमें सबसे प्राचीन वचनिका चारण शिवदास की बनाई हुई अचलदास खींचीरी वचनिका, और दूसरी है खिड़िया शाखा के चारण जग्गा की बनाई हुई राव रतन महेश दासौत की वचनिका। तो आज हमने साहित्यिक स्रोतों को इस वीडियो में समझा। इसके आगे हम और अधिक राजस्थान के स्रोत के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज बस इतना ही। ओके।